राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने 2018 से लेकर और 2021 तक के जितने भी पेपर हैं सबको सोल्व कर लिया है और आज हम अपनी क्लास में 2022 का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है मैंने सभी को रख रखा है, साथ में से जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी टॉपिक हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी क्लास है सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम वेस्ट करने का नहीं बल्कि सही दिशा में सही तरीके से सारे टॉपिक कवर करने का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है जी, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है ध्यानपूर्वक में। तो ध्यानपूर्वक में आपकी बात परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक। तो अब समझो इस बात को कि मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक में क्या है भाई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब अव्यय में बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको समस्या रहती है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता। विकार यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो है अव्यय। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता इसलिए वे शब्द अविकारी भी कहलाते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, कब तक, ठीक है, ये अंत, चूंकि, अतः, ये शब्द हैं, ये अविकारी हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं यहाँ लिख दूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये अविकारी शब्द है क्योंकि इसका क्या नहीं बन सकता? धीरा, धारा, ऐसा कुछ नहीं बन सकता ना। तो धीरे धीरे ही रहेगा, ठीक है। मैं लिख दूँ तेज, तो तेज वो तेज ही रहेगा, उसकी जगह तेजा तो नहीं बन सकता। तो जिसके कारण लिंग वचन, जिसमें लिंग, वचन और पुरुष या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी होते हैं, ठीक है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं भाई? जिस शब्द में क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता है प्रकट हो, यानी कि जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधे सीधे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है भाई? इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो टहलने की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो कैसे टहल रहा है, तो धीरे धीरे टहल रहा है। अब क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, तो प्रयोग के आधार पर देखते हैं। पहले हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। ये आपसे पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाता है। और आगे चलते हैं तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो उसके रूप के आधार पर 3 होते हैं। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और कारण क्रिया। ये सारे टॉपिक मैं आपको अपनी क्लास में विस्तार से कवर करवाने वाली हूँ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत कथन चुनिए, ठीक है। असंगत चुनना है। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं, मैंने आपको करवाया है। मगही, भोजपुरी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। कोरवी आकार बहुला और ब्रज भाषा ओकार बहुला है। खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है या फिर योगदान है। तो असंगत कथन बताना है। पहले तो मेरे को ये बताओ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो पूर्वी अवधि है, जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो जब ये 3 आती है तो इसमें मगही और भोजपुरी का क्या लेना देना हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ आप ये याद रख लेना कि पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषाएं वो किससे हैं भाई? शोर श्रेणी अपभ्रंश से हैं। और कोरवी का संबंध क्या है भाई? कोरवी यानी कि खड़ी बोली, ठीक है, वो आकार बहुला है और जो ब्रज भाषा है वो ओंकार बहुला है, ठीक है। खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का वो महत्वपूर्ण योगदान है, सबको पता है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे शोर श्रेणी में देखिए, पहाड़ी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, खड़ी बोली आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें पहाड़ी में कौन कौन सी आती है? कुमाऊनी और गढ़वाली आती है,
ठीक है। पश्चिमी में ब्रज भाषाएं आती है, कन्नौजी, बुंदेली जो कि क्या है भाई ओंकार बहुला, और खड़ी बोली दक्कनी और हरियाणवी ये है आकार बहुला। अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आती है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब खड़ी बोली शब्द, सबसे पहले खड़ी बोली जो शब्द है वो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की टकसाल से निकला है। याद रखना है कि खड़ी बोली शब्द सबसे पहले कहाँ से निकला था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला था। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो किसने किया था? लल्लू लाल ने और सदल मिश्र ने। लल्लू लाल आगरा के रहने वाले क्या थे भाई? गुजराती ब्राह्मण थे। उन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में क्या किया है भाई? तीनों में गद्य पुस्तकें लिखी हैं। खड़ी बोली में भी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में, ब्रज भाषा में और उर्दू में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है महावीर शब्द निम्न में से क्या है? महावीर, ये कट गया है। महावीर शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ है, देशज है, तद्भव है या फिर योग रूढ़ है? तो कैसा शब्द है भाई महावीर? महावीर है भाई योग रूढ़ शब्द। क्यों है? महावीर शब्द में महा और वीर ये किससे बना है? दो शब्दों के संयोजक से बना है, ठीक है, संयोजन से बना है, इसी कारण महावीर शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसको तोड़ देने पर, ऐसे समझो कि जब हम किसी शब्द को तोड़ देते हैं और उसके अर्थ में क्या होता है भाई, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ होता है। जैसे मान लो जैसे कि जल है, ठीक है, मैं अब इसको तोड़ दूँ, जिसके टुकड़े करने के बाद कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, अब मैंने इसको जय और लय इसको अलग अलग कर दिया, तो इसको तोड़ने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना, तो वो ऐसे शब्द होते हैं जैसे जल, वायु, पानी, आग, ये है रूढ़ शब्द जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो किसी चीज़ के लिए फिक्स हो गए। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ दो शब्दों के मेल से बनते हैं, और जब दो शब्दों के, जैसे महा और वीर दो शब्द थे लेकिन बाद में इसका क्या हो जाता है, अर्थ में दोनों शब्द मिलके एक नया अर्थ बना देते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, या यूं कह लो कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी की शब्द परंपरा का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। स्रोत या फिर उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो यूँ पूछा जाता है, तो ये कई बार स्रोत और उत्पत्ति नहीं देता, क्योंकि हमको ध्यान रहता है कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार हैं, ये व्युत्पत्ति दे देता है। तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और स्रोत तीनों के आधार पर, तीनों एक ही शब्द है और तीनों के आधार पर इसके जो भेद हैं वो क्या है भाई? चार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे, निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? निर्माण या जो बनावट है उसके आधार पर शब्द के तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अच्छा, उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। अगला है रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द भंडार, यानी कि रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने हैं? विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी वो होते हैं जिनमें क्या होता है, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। कुल मिला के देवनागरी जो लिपि है उसके संबंध में ये बताइए कि असंगत कथन कौन सा है। सबसे पहले, हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है और इसका उच्चारण स्थान या स्थल केवल नासिका है, अनुनासिक में, ठीक है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित होंगे। तो बताइए इसके संबंध में क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, क्योंकि अनुनासिक है उसका उच्चारण केवल नासिका से नहीं होता, ठीक है। अनुनासिक के उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हवा है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो चंद्रबिंदु अथवा अनुनासिक ये न तो स्वर है और न व्यंजन। यह स्वर को अनुनासिक बनाने वाले जो चिन्ह मात्र हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लो, ये चंद्रबिंदु। उसके बाद सामान्य
हिंदी यानी कि भोलानाथ तिवारी जो इस विषय में कहते हैं, उन्होंने बताया कि जब किसी स्वर के उच्चारण में मुख के अतिरिक्त नाक से भी हवा निकलती है, यानी कि मुख और नाक दोनों से निकलती है, अनुनासिक में वहाँ ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ नाक से निकलती है हवा, ठीक है, और उसे चंद्र बिंदु चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे क है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर, यहाँ पे भी ए के ऊपर, आ के ऊपर, ऊ के ऊपर, फिर बड़े ऊ के ऊपर। उपयोग, अगला है प्रयोग की दृष्टि से यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या फिर बिंदु का क्या होता है, प्रयोग होता है। आगे अगला प्रश्न, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। विलोम शब्द युगम नहीं है, कौन सा नहीं है? संस्कृति, विकृति, निराशा, आशावान, उसके बाद नरसैंगिक, कृत्रिम, विहित, निशित। तो बताइए विलोम जो सही नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। निराशा का क्या होगा? आशावान। निराशा का विलोम होता है आशा, ठीक है। संस्कृति का विकृति ध्यान रखना है, नरसैंगिक का कृत्रिम याद रखना है, और विहित का निषिद्ध याद रखना है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, अगली बार भी पूछा जा सकता है, विहित का निषिद्ध। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई थी? किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई थी? अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा या राही मासूम रजा। तो तीसरी कसम उर्फ, इसका दूसरा नाम है उर्फ मारे गए गुलफाम। तो ये किसकी कहानी को लेकर बनाई गई थी भाई फिल्म? ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी को लेकर बनाई गई थी। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी को लेकर बनाई गई थी। तीसरी कसम उर्फ दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम, पूछा जा सकता है अगली बार। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी क्या है भाई? गांव के एक गरीब किसान हीरामन, मत नहीं है जी, हीरामन है, ठीक है, हीरामन, और एक नौटंकी जो कलाकार है वो है हीराबाई। हीरामन और हीराबाई के बीच प्रेम संबंधों पर केंद्रित है। कहानी सामाजिक असमानता, गरीबी और उसकी त्रासदी को दर्शाती है। इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम नाम की एक फिल्म बनी थी। तो अगली बार ये पूछ सकता है कि जो फिल्म है तीसरी कसम वो कब बनी थी? तो वो 1966 में बनी थी। फिल्म का जो निर्देशन है वो किसने किया था? बासु भट्टाचार्य ने, ठीक है। और निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। तो निर्माण करने वाले कौन थे? शैलेंद्र, और निर्देशन करने वाले बासु भट्टाचार्य है। यह एक गैर परंपरागत फिल्म है जो भारत की देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों को सादगी से दिखाती है, वहाँ के लोगों की जो सादगी है उसको दिखाती है। अब रेणु की जो कहानी संग्रह है उसमें ठुमी नहीं है भाई, ठुमरी है, मिस्टेक है यहाँ पे, मतलब मिस्टेक हो गई है। तो ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, और अच्छे आदमी। तो आपने को यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1966 में तीसरी कसम है वो फिल्म बनी थी, और इसका जो निर्देशन है वो किसने किया था? तो भट्टाचार्य ने किया था, और इसके जो गीतकार थे वो कौन थे भाई? शैलेंद्र थे। आगे इसमें एक महत्वपूर्ण लेखक और हैं भाई, तो इसके विषय में भी जान लेते हैं। अमृतलाल नागर, ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार है, यानी कि प्रेमचंद के बाद हुए। इनका कहानी संग्रह एक दिल हजार अफसाने 1986 में प्रकाशित हुआ। भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो बाके इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने संतलत बकस दी, मोर्चा बंदी। भगवती चरण वर्मा की दो बाकें इंस्टॉलमेंट, ये जो मुगलों ने सल्तनत बकस दी और मोर्चा बंदी। राही मासूम रजा, आंचलिक
परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार। तो याद रखना है कि आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का जो अंकन करने वाले वो कौन थे, वही वो राही मौसूम रजा थे। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। धोखा देना, बहुत उन्नति करना, बहुत तेज होना, गायब हो जाना। तो हवा हो जाने का अर्थ क्या होता है भाई? गायब हो जाना। आगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संबंध में संगत कथन बताना है। तो कुंभनदास अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास विट्ठल दास के शिष्य थे। प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। सूरदास कृत सूरसागर की आधार भूमि श्रीमद् भगवत गीता है। गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संबंध में संगत कथन बताइए। तो क्या होगा भाई? तो संगत कथन क्या हो जाएगा? ये बी। ठीक है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रारंभ में राम भक्ति की ओर ये उन्मुख थे। अब पढ़ते हैं। सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। ये अष्टछाप में क्या थे भाई? सबसे कनिष्ठ पूछे जाते हैं। सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि थे। तो ये क्या थे भाई? कनिष्ठ। ठीक है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत, नंददास का क्या है भाई? भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ये रचना दे के पूछा जाता है कि भ्रमर गीत किसकी है? तो नंददास की है। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त रोला छंद में लिखा गया है। हरि वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है तथा बच्चन सिंह ने भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि भागवत का स्वच्छ पद्यानुवाद है वो किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने। और हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? वियोगी हरि ने। नंददास की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो नंददास की रचनाएं हैं भाई, प्रमुख रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला, नाम चिंतामणि माला। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने ये सभी 1556 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की क्या की थी? स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवि आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अष्टछाप में कौन कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंददास, चित्तस्वामी, चतुर्बुद्धदास और नंददास। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास। ठीक है। और विट्ठल जी के कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, चतुर्बुद्धदास और नंददास। आगे चलते हैं। कुंभनदास के विषय में पढ़ते हैं। कुंभनदास प्रथम अष्टछाप के कवि थे। इन्होंने 1492 में वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की
इच्छाओं से कोसों दूर थे। यानी कि जो वल्लभाचार्य हैं वो मान, मर्यादा और इच्छाओं से कोसों दूर थे। उन्होंने क्या किया भाई, अपने फुटकर पदों द्वारा कृष्ण की लीला और प्रेम लीला का क्या किया भाई, वर्णन किया। सूरदास कृत सूरसागर, इनकी अमर कृति का क्या है भाई, आधार है सूरदास की। ठीक है, याद रखना है कि सूरदास की जो अमर कृति है उसका आधार कौन सी थी भाई, सूरसागर। सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण दशम स्कंद है। ठीक है, सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है, ये कम पूछे जाते हैं, छोड़ दो इसको। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, सूरदास ने। भ्रमर गीत सूरदास का है, भ्रवर गीत नंददास का है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। तो किसने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वन के मार्ग में किस विधा की रचना है, कहानी, कविता, उपन्यास या फिर नाटक। वन के मार्ग में एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। तो वन के मार्ग में किस विधा की है भाई, तो ये है भाई कविता। ठीक है, वन के मार्ग में कविता विधा की रचना है। और वन के मार्ग में ये सेवैया छंद में तुलसीदास द्वारा रचित है वो काव्य है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही हुआ। शुक्ल जी ने इन्हें स्मार्त वैष्णव कहा है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली है। ठीक है, कवितावली में ही एक अंश है हनुमान भावुक, किंतु अधिकांश जो विद्वान है रामलला नशु को इनकी प्रथम कृति मानते हैं। तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। तुलसी के जो द्वारा लिखे गए हैं उनमें 12 ग्रंथ हैं, उनको ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामाक्षा नहीं भाई, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और कवितावली। अब इसको कैसे याद करोगे भाई, इस किसकी भाषा ब्रज है और किसकी भाषा है वो अवधि है। तो देखो, वैराग्य संदीपनी, उसके बाद कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। तो जितनी भी वली, एक तो जितनी भी वली हैं वो सारी ब्रज में हैं। ठीक है, और दूसरी दो नाम और याद रख लेना, वैराग्य संदीपनी, ठीक है, ये हो गई वैराग्य संदीपनी, वली वली हो गई, और विनय पत्रिका। ठीक है, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ये इनकी ब्रजभाषा की, उसके अलावा जितनी भी वो जो वली हैं वो सारी ब्रजभाषा में। और अब है अवधि की, तो रामाज्ञा प्रश्न रामलला नैच्छू अवधि की, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरित्र मानस और बरवे रामायण। ठीक है, तो अभी आपको याद रह जाएगा वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, और जितनी भी वली हैं वो ब्रजभाषा में, बाकी जो बच गई अवधि में और रामलला नच्छू ठेठ अवधि में। उसके बाद अब हमको याद करना है ये काव्य रूप। काव्य रूप कैसे याद करोगे, तो काव्य रूप ऐसे याद करो कि इसमें प्रबंध 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको मुक्तक पहले तो ये याद कर लो, गीति काव्य। गीति काव्य में देखो गीतावली है, कृष्ण गीतावली, तो इसमें गीतावली में ही पता चल रहा है गीत है, फिर गीतावली में भी गीत का पता चल रहा है, और विनय पत्रिका है वो भी गीति काव्य है। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो गए। उसके बाद प्रबंध, रामलला नच्छू ये प्रबंध, जानकी मंगल प्रबंध, रामचरितमानस प्रबंध और पार्वती मंगल प्रबंध, ये हमारे ऐसे याद हो गए। बाकी जो बच गए वो सारे मुक्तक। इसको कैसे ट्रिक से याद करा दूं, ऐसे याद कर लो कि रामलला नच्छू, जब जन्म हुआ उनका तो उनके जन्म के समय प्रबंध किया गया। जानकी मंगल, ठीक है, जानकी का मंगल किया जा रहा है, तो क्या है भाई, प्रबंध किया जा रहा है सारी चीज़ों का। रामचरितमानस बहुत मतलब महाकाव्य मान लो, तो उसका भी क्या किया गया, प्रबंध। पार्वती मंगल प्रबंध, तो मंगल मंगल दोनों प्रबंध। उसके बाद रामलला नच्छू प्रबंध, और उसके बाद जानकी मंगल प्रबंध। आगे चलते हैं।
रामचरितमानस कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। तो जो कवितावली है उसमें क्या है भाई, कलिकाल का वर्णन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। आगे चलते हैं। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। तो रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। तो चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित की बर्नत बुद्ध अनुसार। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं। धनानंद के काव्य भाषा की विशेषताएं भावजन्य वक्रता की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत हैं। तो बताइए रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसके संदर्भ में असंगत कथन हो जाएगा भाई डी। ठीक है, कि आचार्य शुक्ल है वो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में क्या है भाई, असहमत है। अब पहले ये पढ़ लेते हैं हम। चिंतामणि के अनुसार ये रीति सुभाषा कवित की बर्नत बुद्ध अनुसार, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, कई एग्जाम में याद रखनी है कि ये पंक्ति इनकी है चिंतामणि की। उसके बाद देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं। तो देव अभिधा जो शब्द शक्ति है उससे युक्त काव्य को ही उत्तम कहते हैं एवं तात्पर्य को चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं। ये अब याद रखना, तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना कौन करते हैं? तो देव करते हैं। धनानंद की काव्य की विशेषता भावजन्य वक्रता की पीड़ा की अभिव्यक्ति है, ये अपने को याद रखने हैं। उसके बाद अब आते हैं डी, कथन गलत क्यों है? तो डी कथन गलत इसलिए है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई थी। प्रधानता किसकी थी? श्रृंगार की ही रही, इसलिए इसे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगारकार कहे तो कह सकता है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि इसको श्रृंगार काल कोई कहे तो कह सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादातर श्रृंगार की रही थी। अगला है कामचोर कहानी की लेखक या लेखिका कौन है? रविंद्रनाथ, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी या इस्मत चुगताई? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। कामचोर कहानी की जो लेखिका है वो कौन है? इस्मत चुगताई। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनका काम के प्रति क्या हो जाए, लगन और रुचि उत्पन्न हो जाए। पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में। इस्मत चुगताई को सयादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद्र के साथ आधुनिक उर्दू फिक्शन का चौथा स्तून माना गया है। तो ये उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली सकुचाई कुमलाई, लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों और उपन्यासों में पूरी सच्चाई के साथ बयान किया है। इनका जो कहानी संग्रह है वो है चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियाँ, एक रात, दो हाथ, दो जखी, शैतान, जड़े और काम चोर। ये PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लेना।
मनु भंडारी के विषय में देख लेते हैं। मनु भंडारी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख महिला कहानीकार है। इनकी कहानियों में स्त्री मन की आशंकाएं और अनुभूतियाँ, सामाजिक जीवन का यथार्थ, गरीबी और अभाव, आधुनिकता का संयमित विरोध, जमी हुई रूढ़ियों का चित्रण देखने को मिलता है। अब प्रश्न आ जाता है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ भाई? तो सन 1963 में। राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित हुआ। देखो, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। राजभाषा अधिनियम 1963 संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों, विशेषतः बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन आरंभ हो गए। ऐसी स्थिति में नेहरू जी थे, उन्होंने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को जो आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाए। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह नियम बनाया गया। इसमें क्या धाराएं थी? इसमें कुल 9 धाराएं थी। इसके प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि 26 जनवरी 1956 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। इस अधिनियम का 1967 में संशोधित किया गया था। ये जो अधिनियम है, इसको 1967 में क्या किया गया भाई? संशोधित किया गया। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है भाई? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, अनेकों बार पूछी गई है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ और कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये है भाई भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये व्यक्तिक प्रेम की कविता लिखने वाले कवि हैं। भगवती चरण वर्मा की आरंभिक कविताएं छायावाद से प्रभावित है। याद रखना है कि इनकी जो आरंभिक कविताएं हैं वो छायावाद से प्रभावित रही, जबकि कुछ कविताओं में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की भी झलक मिलती है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु अस्मिता की खोज है। तो भगवती चरण वर्मा की जो कविताएं हैं उनका केंद्र बिंदु क्या था? अस्मिता की खोज। इनकी कविताओं में आत्मदर्शन भी बहुधा अभिव्यक्त हुआ है। काव्य रचनाएं इनकी आपको याद रखनी है। इनकी पंक्ति, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। मधुकरण, प्रेम संगीत, मानव रंगों से मोह, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता। ठीक है, याद रखना है। मधुकरण, प्रेम संगीत, मानव रंगों से मोह, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता। बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर नागेंद्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि माना है। इनकी जो रचनाएं हैं, कुमकुम, रश्मि रेखा, एपलक क्वासी पूछी गई है कितनी बार, विनोवा स्तवन, उर्मिला, हम विश्वप्याई जन्म के, वो भी पूछा गया है भाई, ये भी पूछा गया अनेकों बार। रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रेम और मस्ती का काव्य लिखने वाले। ठीक है, इन्हें हिंदी साहित्य में मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। इनका काव्य संग्रह इस प्रकार है। मधुलिका,
अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुन्नार, बरसात के बादल और विराम चिन्ह। आगे चलते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प बताने आपको। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरतन कहते हैं। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन सैकलंक, सिय मुख समता पाओ, किमी चंद बापरू रंग। में व्यक्तिरेक अलंकार है। कोई जतन को करे, परे न प्रकटे ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। में अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। असंगत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वर्णन वस्तु वर्णन किया जाता है। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो शुद्ध शब्द बताने हैं। तो कौन से। पाणिनि, दाशरथी, वाल्मीकि, सारणी, शक्तिकरण, मंत्रिमंडल, आत्मवृत, प्रत्याशी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। एक तो ये वाल्मीकि और एक सारणी। पाणिनि, इसमें नी कैसे लिखी हुई है, बड़ी लिखी हुई है, आएगी कौन सी, छोटी। दाशरथी, इसमें थी आएगी छोटी। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आदि के लिए कहा गया है। शक्तिकरण और मंत्रिमंडल, तो शक्तिकरण मंत्रिमंडल में ये आएगी छोटी। आत्मवृत और प्रत्याशी, आत्मवृत सही है, प्रत्याशी श नहीं, यहाँ पे ये वाला श। अगला है कौन सी कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी लिखी गई है भाई, माटी वाली। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। माटी वाली कहानी के लेखक हैं वो कौन है, विद्यासागर नौटियाल। कहानी के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए सैकड़ों लोगों के दर्द को यहाँ पर दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। विस्थापन की वजह से किस प्रकार की समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ा। आधुनिकता के नाम पर बड़े बड़े बांधों को बनाने की वजह से किस प्रकार के छोटे जो मजदूर हैं और गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी वो छिन गई। इस बात को लेखक ने कहानी में चित्रित किया है। माटी वाली कहानी एक छोटी गरीब हरिजन बुढ़िया की कहानी है, याद रखना है। नादान दोस्त किसकी है, प्रेमचंद की। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की। दो कलाकार किसकी है, तो दो कलाकार याद रखनी है, मनु भंडारी की। आगे है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो परिमाण बताना है कि इसमें है बंदर कई के लिखा गया, थोड़ी सी चाय बनाना, पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, आसमान में अनगिनत तारे हैं। परिमाण, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, थोड़ी सी चाय बनाना। आगे चलते हैं, समझते हैं विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। फिर आगे चल के मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक और अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित और परिमाण बोधक। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, वैसे 4 होते हैं। कुंवर नारायण को किस कृति पर उनका व्यास सम्मान है जो प्रदान किया गया। आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, अपने
सामने हम तुम। तो कुंवर नारायण को भाई इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है व्यास सम्मान किसके लिए मिला भाई? आत्मजयी के लिए। कुंवर नारायण को इनकी कृति आत्मजयी के लिए क्या मिला भाई? व्यास सम्मान मिला। आत्मजयी का केंद्रीय विषय है वो जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है वो बताना है। इम्पोर्टेंट है कि आत्मजयी में क्या बताया गया है? जीवन और मृत्यु का मौलिक अर्थ। आत्मजयी की कथा वस्तु क्या है भाई? कंठोपनिषद की जो कथा है वो यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। याद रखना है नचिकेता का नाम आत्मजयी में। इसमें क्या है? बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के क्या है भाई? चिंतक कवि हैं। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है। तो चक्रव्यूह भी किसका है? कुंवर नारायण का, और इनकी ये पहली काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह इस प्रकार है इनके अतिरिक्त चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों हाशिए के बाने, पूछी गई है न सीमाएं न दूरियां, और अनुदित। प्रबंध काव्य इनके आत्मजयी और वाशवा के बहाने दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वो क्या है भाई? वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम है। ठीक है, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन क्या है भाई? प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जन्मा कवि क्या है भाई? घुमक्कड़ थे और मार्क्सवादी हैं। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अब आपको याद रखना है कि मैथिली की कविता और संस्कृत की कविता ये यात्री के नाम से लिखते थे। इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति इम्पोर्टेंट, जो 1935 में लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। याद रखना है कि इनकी जो खड़ी बोली की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है वो क्या थी भाई? राम के प्रति थी, और ये लाहौर से निकलने वाली एक पत्रिका थी विश्व बंधु, 1935 में वो छपी थी। आगे चलते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जानी रे, गांधी जी का यह है प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जानी रे। तो क्या हो जाएगा भाई? ये गांधी जी का जो प्रिय गांधी जी हैं इनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा भाई नरसिंह मेहता। गांधी जी का यह प्रिय भजन है वो नरसिंह मेहता द्वारा क्या है? रचित है। वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत लोकप्रिय भजन है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में संत नरसिंह मेहता ने की थी। यह गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के लिए उत्तम आदर्श और व्यक्ति क्या होगा इसका वर्णन है। अगला है राष्ट्रभक्ति में उपयुक्त समास क्या होगा? राष्ट्रभक्ति में उपयुक्त कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष। तो बताइए कि राष्ट्रभक्ति में समास कौन सा होगा? सबसे पहले तो आपको अब समास के जो इनके जो भेद है ना तत्पुरुष समास के, इनके जो कारक चिन्ह है लोप होता है जिनमें, वो याद होने चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे ना, ये याद होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। तो राष्ट्रभक्ति में क्या हो जाएगा? राष्ट्रभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष राष्ट्र के लिए भक्ति है। ठीक है। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद यानी कि ये दूसरा पद है वो क्या है भाई? प्रधान होता है, और उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा क्या होता है? विशेषण होता है, और इसके विग्रह से इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारक भी क्या होते हैं? विभक्तियां लगती है। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं, याद रखना है। एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगी। पूरा जो टॉपिक है समास का मैं आपको एक क्लास में कवर करवा दूंगी। जिस
तत्पुरुष समास में विग्रह में क्या होते हैं, उसके अवयवों में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस पेपर का जो अगला पार्ट बच गया है वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूँगी। आप इतनी ये क्लास देखिए, बाकी मैं आपको अगली क्लास में सारे जो टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।